दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने बात की थी ओपेनहाइमर की डिटेल स्टोरी के बारे में। इस पार्ट में हम इसकी एंडिंग और उसके कुछ अहम पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे। ये सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं आपको फॉरेन सिनेमा की उन मूवीज के बारे में जानकारी दूं जो शायद आपको कहीं और ना मिले। इसलिए ऐसी ही और दिलचस्प मूवीज के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं सिनेमैटिक ज्ञान। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं उन दो हियरिंग्स के बारे में जो इस फिल्म में एक बहुत ही अहम रोल निभाती हैं। पहली है स्ट्रॉस की सेनेट वाली हियरिंग और दूसरी है ओपेनहाइमर की सिक्योरिटी क्लियरेंस हियरिंग। ये दोनों फिल्म में पैरेलली साथ चलती हैं। लुईस स्ट्रॉस को ओपेनहाइमर से पर्सनल शिकायत थी जिसे वो कभी नहीं भूला। रेडियो आइसोटॉप के रिगार्डिंग एक हियरिंग में स्ट्रॉस के जवाब का मजाक उड़ाने वाले ओपेनहाइमर के पब्लिकली उन्हें ह्यूमिलिएट किए जाने के बाद स्ट्रॉस ने मैटर्स को अपने हाथों में लेने का फैसला किया। वो उस हालत में एटॉमिक एनर्जी कमीशन यानी AEC को चलाना नहीं चाहते थे कि ओपेनहाइमर न्यूक्लियर वेपन्स पर सरकारी फैसलों को इन्फ्लुएंस करना जारी रखे, खासकर जब से वो इसके खतरों के विरोध में थे। ये काफी हद तक स्ट्रॉस के एक्शंस को बढ़ावा देने वाली तुच्छता थी और नोलन ने उनकी और ओपेनहाइमर की हियरिंग के पैरेलल एक पुश पुल डायनामिक बनाया जो उनके अलग अलग विचारों को रिप्रेजेंट करता था और ऑडियंस को दो आर्ग्यूमेंट्स देता था। जब स्ट्रॉस ने ओपेनहाइमर के करियर को पटरी से उतार दिया, वो अल्टीमेटली कैबिनेट में अपनी सीट सिक्योर करने में नाकामयाब रहा क्योंकि उनके खिलाफ बाकी साइंटिस्ट, डेमोक्रेटिक पार्टी के ज्यादातर लोग, जिनमें जॉन एफ कैनेडी भी शामिल थे, इन सब ने विरोध किया, जिन्होंने बाद में ओपेनहाइमर की रेपुटेशन को बहाल करने में भी मदद की। पैरेलल हियरिंग से ये आर्गुमेंट भी सामने आया कि ओपेनहाइमर ने न्यूक्लियर वेपन्स और पॉलिटिकल स्ट्रगल्स में लोगों के खिलाफ उनके उपयोग के बारे में अपने विचार को बदल दिया था। ओपेनहाइमर ने अल्टीमेटली हाइड्रोजन बॉम्ब के डेवलपमेंट का विरोध करते हुए अपना मन बदल लिया और न्यूक्लियर पीस के लिए लड़ाई लड़ी। हालांकि उन्हें न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में अपने रोल पर पछतावा नहीं था। ओपेनहाइमर ने वही किया जो उन्हें सौंपा गया था, लेकिन उन्हें लगा कि ये बुरा है स्मिथसोनियन मैगजीन के जरिए, और वो अक्सर इस बारे में बात करते थे कि कैसे एक सुपर बॉम्ब का इस्तेमाल कभी नहीं किया जाना चाहिए। ओपेनहाइमर ने इसी पर जोर दिया। ओपेनहाइमर ने खुद को गिरने दिया। किटी ने उनसे बार बार लड़ने का अर्ज किया, लेकिन उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया ताकि उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी के साथ अपने पिछले अलायंसेस और न्यूक्लियर बॉम्ब के क्रिएशन में उनके रोल के लिए माफ किया जा सके। अपनी सिक्योरिटी क्लियरेंस को बनाए रखने की उम्मीद भी इसमें शामिल थी। चलिए अब इसकी एंडिंग के जरिए इस फिल्म को समझने की कोशिश करते हैं। पहले बात करते हैं ओपेनहाइमर और आइंस्टाइन की लास्ट कॉन्वर्सेशन के बारे में। ओपेनहाइमर और आइंस्टाइन की लाइफ की ट्रेजेक्टरी एक जैसी थी और फिल्म में उनकी अंतिम बातचीत जो 1947 में होती है, जिंदगी में उनके पाथ्स को रिप्रेजेंट करती है। आइंस्टाइन के साथ बातचीत में ओपेनहाइमर को यह एहसास हुआ कि उन्होंने हथियारों की दौड़ में एक सीरीज ऑफ चेन रिएक्शन शुरू कर दी है। न्यूक्लियर बॉम्ब की क्रिएशन से कुछ और भी खतरनाक होता है और ओपेनहाइमर का अब इस पर कोई कंट्रोल नहीं रहा। आइंस्टाइन मानते हैं कि उन्होंने ये समझने की एबिलिटी खो दी थी कि उन्होंने क्या शुरू किया था। उनके कमेंट्स इस फैक्ट की ओर इशारा करते हैं कि आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने क्वांटम मैकेनिक्स को जन्म दिया, जिसने अल्टीमेटली न्यूक्लियर बॉम्ब्स के क्रिएशन का रास्ता मजबूत किया। आइंस्टाइन भविष्यवाणी करते हैं कि ओपेनहाइमर को एक मेडल तब दिया जाएगा जब दुनिया को लगेगा कि उन्होंने उन्हें अब काफी सजा दे दी है, लेकिन ये उन्हें परेशान करने के बजाय बाकी लोगों के गिल्ट को शांत करने के बारे में ज्यादा होगा। इसमें एडवर्ड टेलर भी शामिल हैं, जो सिक्योरिटी हियरिंग के दौरान ओपेनहाइमर के खिलाफ हो गए थे। दोनों साइंटिस्ट एसेंशियली एक ही हैं, वो बस अपने करियर के डिफरेंट स्टेजेस में हैं, जैसा कि उनके काम की डिस्ट्रक्टिव नेचर के इफेक्ट्स हैं। एक बार जब ये मोशन में आ गया तो ना तो ओपेनहाइमर और ना ही आइंस्टाइन आगे जाने वाले हादसों को रोक सकते थे। वो सिर्फ इसे स्पाइरल्ड होते हुए देख सकते थे और उन्हें देखकर पछता सकते थे। अब जानते हैं ओपेनहाइमर के
आखिरी सीन के बारे में, यानी अर्थ के डिस्ट्रक्शन के बारे में और इसका क्या मतलब है। ओपेनहाइमर का फाइनल शॉट न्यूक्लियर वॉर से पृथ्वी के डिस्ट्रक्शन का है। ओपेनहाइमर ये सब अपने मन में देखते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब के क्रिएशन से होने वाली तबाही की कल्पना करते हैं और ये भी कि ये कितना बदतर हो सकता है। फाइनल शॉट में ओपेनहाइमर फिल्म की शुरुआत के पैरेलल तालाब पर बारिश की बूंदों को भी देखते हैं। ये लगभग वैसा ही है जैसे वो क्वांटम वर्ल्ड को देख रहे हों जिसमें एटम रेन ड्रॉप्स हैं, जो छोटे तो हैं लेकिन इम्पैक्टफुल हैं। न्यूक्लियर वेपन्स के रिजल्ट से होने वाले एक्सप्लोजन्स एसेंशियली क्वांटम वर्ल्ड को बड़ा बनाते हैं। ओपेनहाइमर ने वही क्रिएट किया जिसका उन्हें एक यंग आदमी होने के तौर पर डर था, जिसने दुनिया को एक ग्लोबल आतंक में बदल दिया और न्यूक्लियर बॉम्ब सिर्फ इसकी एक शुरुआत थी। तो जिस मोड़ पर मूवी खत्म होती है उसके बाद आखिर ओपेनहाइमर के साथ क्या होता है। अपनी सिक्योरिटी क्लियरेंस रद्द होने के बाद ओपेनहाइमर ने खुद को लोगों की नज़रों से दूर कर लिया। वो अपने परिवार के साथ वर्जिन आइलैंड्स में सेंट जॉन चले गए। उन्होंने लेक्चर्स देना जारी रखा और साइंटिफिक इन्वेंशंस के इस्तेमाल के तरीकों और उनसे दुनिया के लिए पैदा होने वाले खतरे के बारे में और ज़्यादा वोकल हो गए। आइंस्टाइन और बाकी साइंटिस्ट्स के साथ मिलकर ओपेनहाइमर ने द वर्ल्ड एकेडमी ऑफ आर्ट एंड साइंस की स्थापना की। वो 1947 में प्रिंसटन इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडी में इसके डायरेक्टर के तौर पर शामिल हुए। इन्होंने पॉलिटिकल स्फेयर में साइंस के इस्तेमाल के बारे में अपनी चिंताओं के बारे में भी लिखा। इवेंचुअली एक बुक भी पब्लिश की जिसमें उनके लेक्चर्स भी शामिल थे। हालांकि उन्होंने कभी भी पब्लिकली न्यूक्लियर वेपन्स का विरोध नहीं किया जैसा कि उनके कुछ कलीग्स ने किया था, पॉसिबली अपनी सिक्योरिटी हियरिंग की वजह से। इस पूरे वाकये के दौरान ओपेनहाइमर ने कभी साइंस पर चर्चा करना बंद नहीं किया और हालांकि उन्हें अभी भी किसी भी पॉलिटिकल पावर से दूर रखा गया था। इवेंचुअली उन्हें 1963 में एनरिको फर्मी प्राइज से सम्मानित किया गया, जो प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी चाहते थे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान उन्हें योगदान के तौर पर दिया जाए। कुछ ही वक्त बाद 1965 में ओपेनहाइमर को गले का कैंसर हो गया और फरवरी 1967 में उनकी मौत हो गई। उनकी लेगेसी जिंदा रही, लेकिन इन्फ्लुएंस करने की उनकी पावर उनके लाइफ टाइम के दौरान काफ़ी धूमिल हो गई थी और इसने उनके बाकी दिनों को हैविली अफेक्ट भी किया था। तो ओपेनहाइमर फिल्म की एंडिंग असली कहानी के कंपैरिजन में कैसी है? ओपेनहाइमर में ज़्यादातर सच्ची कहानी को पूरी फिल्म में एक्यूरेटली स्क्रीन पर लाया गया है। हालांकि आइंस्टाइन और ओपेनहाइमर की बातचीत की डिटेल्स इस बात में शामिल नहीं हैं। ये खासकर उन तरीकों में से एक है जिनमें फिल्म की कहानी बदलने की पॉसिबिलिटी नजर आती है। आइंस्टाइन ने ओपेनहाइमर से क्या कहा और दोनों ब्रिलियंट आदमियों ने क्या बात की, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। वो एक दूसरे के लिए फ्रेंडली थे, इसलिए इस तरह की बातचीत होने की भी पॉसिबिलिटी थी। अगर नहीं भी तो क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म जिन थीमेटिक आइडियाज के साथ चलती है उनके लिए ये एक नेसेसरी कंक्लूजन है। अदरवाइज ओपेनहाइमर नोन फैक्ट्स पर कायम रहने का काफ़ी अच्छा काम करती है। इसमें किटी के टेलर से हाथ नहीं मिलाने या लुईस स्ट्रॉस के फेल्ड कैबिनेट अपॉइंटमेंट में जॉन एफ कैनेडी द्वारा निभाए गए रोल जैसी डिटेल्स भी शामिल हैं, जो पूरी तरह से सच हैं। इस बात को कंसिडर करते हुए कि हिस्ट्री में रियल लाइफ के कितने फैक्ट्स किसी न किसी तरह रिकॉर्डेड हैं, ज़्यादातर फेथफुल अडेप्टेशन नोलन की फिल्म के लिए एक प्रभावशाली अचीवमेंट है। आखिर क्रिस्टोफर नोलन इस एंडिंग के बारे में क्या सोचते हैं? जब अपनी फिल्मों और उनकी एंडिंग को समझाने की बात आती है तो क्रिस्टोफर नोलन बेहद चुप रहते हैं, लेकिन उन्होंने थोड़ा खुलकर ओपेनहाइमर के एंड पर अपने थॉट्स साझा किए हैं। शुरुआत के लिए उन्होंने इनसाइडर से फाइनल मोमेंट्स के बारे में बात की। उन्होंने कहा, एंडिंग पहली चीज़ों में से एक थी जो मेरे लिए डिफाइंड थी कि मैं स्क्रिप्ट कैसे लिखने जा रहा हूँ और फिल्म में सब कुछ उसी पर बेस्ड है। इस बात की पुष्टि करने के लिए उनका मानना है कि जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर अब तक के सबसे ज़रूरी आदमी हैं। उन्होंने कहा कि फिल्म का एंड उसी को रिफ्लेक्ट करने का इरादा रखता है। वॉर से भस्म हो रही पृथ्वी के लास्ट शॉट्स रिप्रेजेंट करते हैं कि वो एक ऐसे आदमी हैं जिनके एक्शंस ने दुनिया को इररिवोकेबली बदल दिया। भले ही हमें ये पसंद है या नहीं, हम उसकी दुनिया में रहते हैं और हम हमेशा रहेंगे। और एंडिंग में इसे रिफ्लेक्ट करने और लोगों को क्लियर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ओपेनहाइमर डायरेक्टर ने इस बारे में भी बात की है
कि ऑडियंस के मजबूत रिएक्शंस बिल्कुल वैसे ही हैं जैसी वो उम्मीद कर रहे थे। रिलीज से पहले नोलन ने फिल्म की एंडिंग का कंपैरिजन इंसेप्शन से किया था, और जबकि ओपेनहाइमर इन टर्म्स ऑफ अ ग्रैंड मिस्ट्री उतना भ्रमित करने वाली फिल्म नहीं है, फिर भी ये बातचीत और डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस को इनवाइट करती है। वल्चर से बात करते हुए नोलन कहते हैं, ये वो रिस्पॉन्स है जिसकी मैंने रिएक्शन की ताकत के टर्म्स में उम्मीद की थी। फिर उन्होंने कहा कि वो एंडिंग में परेशान करने वाली रिवर्बरेशंस का एक मजबूत सेट चाहते हैं, और उन्हें स्ट्रांगली महसूस हुआ कि अगर मैंने अपना काम सही ढंग से किया तो फिल्म देखने वाले हर एक इंसान और डिफरेंट ऑडियंस पर इसका असर अलग अलग होगा। यहाँ एक सवाल बहुत रेलेवेंट है, क्या हम ओपेनहाइमर को माफ कर सकते हैं? जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर को फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब करार दिया गया था, और हालांकि उन्होंने वही किया जो उनसे कहा गया था, उन्होंने अल्टीमेटली सिक्योरिटी हियरिंग के बाद सब कुछ खो दिया। उनके दोस्तों ने उन्हें धोखा दिया, उन्हें गद्दार कहा गया और जीन टैटलॉक के साथ उनका रिश्ता प्रोसीडिंग्स में घसीटा गया। उन्हें पब्लिकली ह्यूमिलिएट किया गया, उनकी रेपुटेशन धूमिल हुई और वो कभी उबर नहीं पाए। अपनी अचीवमेंट्स के बावजूद और बिना लड़े हियरिंग से गुजरने के बावजूद किटी का दावा है कि दुनिया उन्हें एटॉमिक बॉम्ब के लिए कभी माफ नहीं करेगी। भले ही ओपेनहाइमर न्यूक्लियर प्रोग्राम्स और हाइड्रोजन बॉम्ब के डेवलपमेंट के खिलाफ लड़ना जारी रखते हैं, प्रेसिडेंट ट्रूमैन ने उनकी आशंकाओं को खारिज कर दिया, क्योंकि नुकसान तो हो चुका है। ओपेनहाइमर की एंडिंग इस डिबेट में कोई साइड नहीं लेती। क्रिस्टोफर नोलन की ओपेनहाइमर सेल्फ अवेयर है, और ये ग्रेट एम्बिशन वाले एक इंसान की परीक्षा है जिसने पॉलिटिशियंस की इच्छाओं के आगे घुटने टेक दिए, लेकिन जो खुद विदाउट फॉल्ट नहीं था। ओपेनहाइमर के रिएक्शंस हैरानी और पश्चाताप का मिक्सचर हैं, और फिल्म उन्हें एक महान आदमी का लेबल देने में इतनी जल्दी नहीं करती, हालांकि ये उनके पर्सपेक्टिव में बैठती है। 2022 में डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने 1954 में ओपेनहाइमर की सिक्योरिटी क्लियरेंस को रद्द करने के फैसले को पलटते हुए एक बयान जारी किया, जो बताता है कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने उन्हें माफ कर दिया है, लेकिन क्या दुनिया उन्हें माफ कर पाएगी? ये इस पर डिपेंड हो सकता है कि कोई ये सवाल किससे पूछ रहा है। एटॉमिक बॉम्ब के इफेक्ट हिरोशिमा और नागासाकी में हुई 2 लाख मौतें और उसके बाद हुए न्यूक्लियर वेपन्स के डेवलपमेंट को आज भी महसूस किया जा रहा है, जबकि ओपेनहाइमर जिंदगी में बाद में न्यूक्लियर पीस के सपोर्टर बन गए थे। उनकी लेगेसी कॉशनरी कहानी की तरह है, बट एज आई सेड, नुकसान हो चुका है, और आज के हालातों को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि हम उस नुकसान की भरपाई किसी भी हालत में नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये था ओपेनहाइमर का एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको भी मूवी ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए। अगर आपके कुछ सवाल या ओपिनियंस है तो उन्हें कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।